नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है MPPSC मेंस 2020 में पूछे गए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से संबंधित 3 मार्क्स के प्रश्नों का आंसर के साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लोक प्रशासन जो कि पहली बार हमारे सिलेबस का भाग बना और 2020 की जब मेंस एग्जामिनेशन हुई तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए, चूँकि 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे गए, 2 प्रश्न 5 मार्क्स में पूछे गए और 1 क्वेश्चन जो है वो 11 मार्क्स में पूछा गया। तो वहाँ पूछे गए प्रश्नों के क्या जवाब होने चाहिए, साथ में इन जवाबों के माध्यम से हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं तो वह पाठ्यक्रम से ही संबंधित रहे हैं, लेकिन इनको अटेम्प्ट करने के लिए विषय वस्तु का गहरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, यहीं पर आप ध्यान रखिए कि उड़ान कैरियर एकेडमी के द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय की जो क्लास है वह मंडे 26 जुलाई से स्टार्ट की गई है। तो जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है तो वो संपर्क कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये 3 प्रश्न क्या थे, इनके क्या उत्तर हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न था तो नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है। देखिए, प्रश्न यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, इसका आपका जो जवाब होगा है ना, पहले मैं आपको जो है जवाब बता दूं, फिर इसके बाद थोड़ा सा नवीन लोक प्रबंधन के बारे में भी आपको बता दूंगा। देखिए, चूंकि क्वेश्चन जो पूछा गया है 3E क्या है, किसके, नवीन लोक प्रबंधन के, NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, तो आपको सीधे जवाब लिखना था। देखिए, आपको सीधे लिखना था 3E का जो मतलब है, देखिए, एक का मतलब है इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी। चूँकि हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश के शब्द को भी जो है हिंदी में ही लिखें, जिसका मतलब होता है मितव्ययिता। मितव्ययिता। देखिए, दूसरा जो ई है तो उसका मतलब है इफिशियंसी। इफिशियंसी इसका मतलब होता है सामर्थ्य या क्षमतावान। और तीसरा जो ई है तो उसका मतलब है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता। देखिए, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं, तो 3 ई हमने सीधे लिख दिए। चूँकि 3 मार्क्स का ये प्रश्न है, आपके पास जगह कम है, लेकिन 3E लिखने के बाद अब आपके पास जो है खुली छूट है कि आप NPM से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ बता सकते हैं कि NPM का जन्म द्वितीय मिनरो ब्रुक सम्मेलन 1988 में हुआ है ना। ये इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है। देखिए, मिस्टर क्रिस्टोफर हुड द्वारा NPM नाम दिया गया है ना। ये NPM नाम किसने दिया है, तो क्रिस्टोफर हुड ने दिया है। कब नाम दिया है, तो ये 1991 में दिया है। देखिए, NPM को समझाते हुए, इसके बारे में पूरा बताती हुई एक पुस्तक हमारे सामने आई और इसके राइटर थे टीड एंड
गैबलर, है ना, सॉरी, ऑसबॉर्न एंड टीट गैबलर, और इन्होंने एक किताब लिखी थी री-इनवाइटिंग गवर्नमेंट, है ना। ये किताब इनके द्वारा 1992 में लिखी गई, और इस किताब में ही जो है एनपीएम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी को जो है दिया गया है। देखिए, हम जानते हैं कि लोक प्रशासन की विकास यात्रा में 1968 में ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में प्रथम मिनरबुक सम्मेलन हुआ, और वहाँ से एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म होता है। चूँकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का वह भाग बनता है जो सामाजिक सरोकारों से, जो पर्यावरणीय मुद्दों से अपने को जोड़ लेता है, जिसका परिणाम होता है कि प्रशासन का क्षेत्र बढ़ता है, खर्च बढ़ जाता है। और यही कारण है कि 80 के दशक में ब्रिटेन में थैचरवाद के नेतृत्व में एक मूवमेंट आगे बढ़ता है, और उसी मूवमेंट के नेतृत्व में चूँकि विद्वानों का एक वर्ग सोचना प्रारंभ करता है कि लोक प्रशासन के खर्च को कैसे कम किया जाए। देखिए, यहीं पर हम देखते हैं कि यह सोच अर्थशास्त्रियों की ज़्यादा रही। जहाँ एनपीए में राजनीति शास्त्रियों का ज़्यादा जमावड़ा था, वहीं द्वितीय मिनरब्रुक में अर्थशास्त्रियों का ज़्यादा जमावड़ा रहा है। और इन अर्थशास्त्रियों में टीट गैबलर है, निष्कानन है, जैसे लोग शामिल रहे हैं। और इनके नेतृत्व में 1988 में जब द्वितीय मिनरब्रुक सम्मेलन होता है, परिणाम स्वरूप न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जन्म होता है। कहा गया कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, अब हमें मैनेजमेंट चाहिए। तो इस तरीके से एनपीएम का जन्म होता है, उसके फीचर्स हमारे सामने आते हैं, उससे जुड़ी हुई अवधारणाएं हमारे सामने आती हैं, इनका पूरा विस्तृत विवरण हमें इन्वेंटिंग गवर्नमेंट में ऑसबॉर्न एंड टीट गैबलर लिख रहे हैं। और उन्हीं में से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट उसकी जो है 3E की रूप में रही है, जिसकी जो मूल बातें हैं इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इस तरीके से जो प्रश्न में पूछा गया है, तो उसकी संक्षिप्त जानकारी आपके सामने इस तरीके से आ रही है। देखिए, ये फैक्ट आप लिख पाएँ या ना लिख पाएँ, लेकिन ये जो भी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नहीं लिखेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सपोर्टिंग है। देखिए, ये लिखने के बाद ये लिखकर हम अपने उत्तर को जो है थोड़ा सा इनरिच करेंगे, महत्वपूर्ण बनाएंगे, ताकि दूसरी कॉपी में अगर यही बात लिखी है तो हम ये लिख देते हैं, तो परीक्षक के लिए ज़्यादा नंबर देना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं ये ना लिखूं, ये लिख दूं, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप जो है मार्क्स पाने के अधिकारी नहीं हैं। उसका बेसिक कारण है कि प्रश्न में यही पूछा गया है। तो देखिए, राइटिंग स्किल जब हम सीखते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी पड़ती है कि उत्तर में क्या पूछा, प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या मुझे लिखना है, कैसे लिखना है। थोड़ा इसको चार्ट के रूप में लिख दीजिए ताकि कॉपी जांचने वाले के सामने थोड़ा सा प्रभाव पड़े, आसानी से वो देख ले, है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और जैसे ही आपकी कॉपी देखे तो खटाक करके जो है देखे कि 3E लिखा हुआ है तो खुश हो जाए, आपको नंबर देगा। देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था मैक्स वेबर, है ना, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों, है ना, वर्णित प्राधिकारों को इंगित कीजिए। देखिए, प्राधिकार मतलब अथॉरिटी, सत्ता। अब मैक्स वेबर कौन है? तो मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री रहा है, और इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। चूंकि इसको पैरालिसिस हो जाता है, ये बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसी दौर में यह सोचना प्रारंभ करता है
और नौकरशाही के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। नौकरशाही का एक ऐसा मॉडल बनाता है जिसको आइडियल मॉडल कहा जाता है, और मैक्स वेबर और नौकरशाही एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाती हैं। देखिए, नौकरशाही अपने मॉडल में जिन बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ता है तो उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु प्राधिकार रहा है। हालांकि मैक्स वेबर प्राधिकार को प्रभुत्व कहता है और उसके प्रकार बताता है। तो चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कि मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकार, तो उसका जो प्राधिकार है तो वो बेसिकली 3 प्रकार में बटा हुआ है। एक तो पारंपरिक है ना, पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है। फिर दूसरा कहता है चमत्कारिक है, करिश्मेटिक है। और तीसरा कहता है वैध, जिसको हम कानूनी भी कहते हैं। वो 3 प्रकार के प्राधिकारों की कल्पना करता है। देखिए, वो बताता है कि पारंपरिक, अगर भारत के संदर्भ में कहें तो ब्राह्मणों के पास जो ताकत रही है वो पारंपरिक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। उसने पारंपरिक के आधार पर नौकरशाही का मॉडल नहीं बनाया है। देखिए, चमत्कारिक होता है जो व्यक्ति विशेष के गुणों के कारण उसके पास आती है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं, जो कथा के माध्यम से लोगों पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। जैसे हमने देखा कि कल इंदौर में उनकी कथा थी, पानी गिर रहा था, उसके बावजूद भी 2 लाख लोग से अधिक पांडाल में बैठे हुए थे, और उससे कई गुना ज़्यादा टेलीविज़न के माध्यम से जुड़े रहे होंगे। तो यहाँ प्रदीप मिश्रा के पास जो सत्ता है वो चमत्कारिक है। इस सत्ता को प्रदीप मिश्रा अपने पुत्र को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हैं, अपने भाई को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अपने किसी खास व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि चमत्कारिक सत्ता के आधार पर भी नौकरशाही का मॉडल नहीं है। वैध यानी कानूनी, कानून के अनुसार जो हमें प्रभुत्व मिलता है, जो सत्ता मिलती है, उसी पर ही बेस्ड नौकरशाही का मॉडल है। और मैक्स वेबर का जो आइडियल मॉडल है वो वैध सत्ता के आधार पर है। तो चूंकि प्रश्न में पूछा गया है कि मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों को इंगित कीजिए, हमने प्राधिकार सीधे बताए हैं। नीचे आप फैक्ट बता सकते हैं कि वेबर का नौकरशाही मॉडल वैध प्राधिकार पर आधारित है। साथ में यह फैक्ट आप बता सकते हैं कि जर्मन समाज शास्त्री हैं। मैक्स वेबर कौन है? तो जर्मन समाजशास्त्री हैं। साथ अब यहाँ पर अगर आपको उत्तर को थोड़ा सा और विशिष्ट बनाना है, चूंकि प्रश्न में प्राधिकार लिखा गया है, मैंने बहुत सिंपल टाइप से जो है प्राधिकार 3 बता दिए हैं, लेकिन इसके बारे में अगर थोड़ा आप जानते हैं तो इसको और आप स्पेसिफिक बना सकते हैं। स्पेसिफिक बनाने में आप यहाँ लिख सकते हैं कि वंशानुगत, इस सत्ता जो होती है वो वंशानुगत होती है, यह व्यक्तिगत होती है, और यह कानून पर आधारित होती है ना। तो इस तरीके की कुछ फीचर जो है आप यहाँ पर जो है जोड़ सकते हैं, ताकि कॉपी जांचने वाला, चूँकि एक प्रोफेसर है, देखिए कॉपी जांचने वाला किस टाइप का व्यक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वह प्रोफेसर है, उसके बाद बहुत नॉलेज है, उसके पास किताबी ज्ञान है। तो जैसे ये बातें अगर वो पढ़ेगा, वो तत्काल जान जाएगा कि आपके पास इस संदर्भ में गहरा ज्ञान है। निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा और नंबर आपको देगा। देखिए, जब तक आप कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, है ना, तब तक वो नंबर आपको देगा नहीं। इतनी बात सही है। क्योंकि प्रोफेसरों का जो जीव रसायन होता है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो मांगते हैं, क्या चाहते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि कोई कोचिंग वाला कॉपी जांचने नहीं जाता है, तो कोचिंग वाले का जीव रसायन क्या है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें जिस व्यक्ति के जीव रसायन को जानना है वो प्रोफेसर है, और प्रोफेसर क्या मांगते हैं वह बात आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा गया है
है ना। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा इसको कवर कर लेना, है ना, वो साइड में जा रहा है तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न है आदेश की एकता। आदेश की एकता का विचार क्या है ना, विचार क्या है। देखिए यहां पर आपको फुल्ली खुला छोड़ देता है प्रश्न कि आदेश की एकता के बारे में आप क्या जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि आदेश की एकता, जिसको इंग्लिश में यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है, एक्चुअल में क्या सोच रखता है। तो देखिए पहली बात, इसका आंसर जब आप लिखने जाएंगे तो पहली बात यह कि आदेश की एकता जो है वो संगठन का सिद्धांत है ना। संगठन का यह शास्त्रीय सिद्धांत है ना, क्लासिकल सिद्धांत है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संगठन के बहुत सारे सिद्धांत रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो सिद्धांत आए हैं उनको क्लासिकल कहते हैं। और यूनिटी ऑफ कमांड संगठन ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिकल प्रिंसिपल है। देखिए इसकी मान्यता है, देखिए अब ऐसे करके आप जो है हेडिंग डाल सकते हैं। मान्यता है कि अधीनस्थ को एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए ताकि उसके पास कोई भ्रम की गुंजाइश ना रहे। यानी संगठन जो बनने वाला है उसका जो आकार होगा वो पिरामिड के आधार पर होगा और यहाँ पर जो है सिर्फ एक बॉस बैठेगा। तो आदेश की एकता के अंतर्गत जो संगठन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, इसको कहा जाएगा पिरामिड नुमा, है ना। ये सब आपको अपने आंसर में जो है बनाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि कॉपी जांचने वाला व्यक्ति बिना कुछ मेहनत के ये जान जाए कि आप बहुत कुछ जानते हैं। देखिए समर्थक विद्वान इसके कौन रहे हैं, तो क्लासिकल थिंकर ही होंगे, और जिसमें नाम जो है हेनरी फेयोल का आता है। हेनरी फेयोल है, पिफनर हैं, प्रेस्थस हैं, ये सारे लोग आदेश की एकता के विचार के बहुत प्रबल समर्थक रहे हैं। और वहीं देखिए विरोधी कौन है, तो इसका विरोधी F.W. टेलर रहा है। और ये टेलर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड सही विचार नहीं है। वो आदेश की एकता की जगह में आदेश की अनेकता का विचार रखता है और कार्यात्मक, है ना, फंक्शनल फोरमैनशिप की वकालत करता है ना, फोरमैनशिप की वकालत करता है। और यह सिद्धांत आदेश की अनेकता पर निर्भर होता है, क्योंकि कहता है कि संगठन के जो कार्य होते हैं वो बहुविध होते हैं, उनमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। कोई एक व्यक्ति सभी बातों को जाने ये ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हर कार्य के बारे में एक एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए और वही एक्सपर्ट व्यक्ति संबंधित विषय के बारे में आदेश दे, तभी हम संगठन का बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से 3 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों को इंगित कीजिए, आदेश की एकता का विचार क्या है। देखिए जब इस तरीके का एक खुला प्रश्न हो तो उसमें आप शॉर्टली इस तरीके की जो है छोटी छोटी हेडिंग डालकर डायग्राम को रिप्रेजेंट करके आप अपने उत्तर को जो है मैनेज कीजिए, ताकि उत्तर एक प्रभावी बन सके। तो देखिए ये थी आज की क्लास में हमने 3 मार्क्स के प्रश्नों को जो लिया था, तो उससे संबंधित बातचीत, है ना। आशा करता हूँ कि इससे जो है आप बहुत लाभान्वित होंगे और इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, उसके टॉपिक को तैयार करेंगे। हम दूसरे अपने वीडियो लेक्चर में 5 मार्क्स के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद।